नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सनमार ने आज के इस खबर को प्रमुखता दी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। चंद्रयान-2 उम्मीदें अब भी बाकी। ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का लगाया पता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने कहा कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर उस स्थान का पता लगा लिया है जहां उसके लैंडर विक्रम ने लैंड किया है। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि विक्रम से संपर्क टूटने तक ऑर्बिटर तथा लैंडर से मिले डाटा की लगातार निगरानी के बाद उसे लैंड करने के स्थान का पता लगाया जा सका है। इसरो ने इस बात का पता लगाया कि विक्रम लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की है अथवा चांद की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि इसका पता विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूटने से पहले अंतिम क्षण तक उसके द्वारा भेजे गए डाटा का अध्ययन करते ही लगाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि ऑर्बिटर द्वारा रविवार को ही गई तस्वीरों को देखने के बाद संभावना जताई जा रही है कि विक्रम लैंडर ने, आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर है और इसे सनमार ने पहले पेज पे प्रमुखता दी है। आपको बता दें कि पूरी देश दुनिया की नजरें चंद्रयान-2 पे टिकी हुई थी। हालांकि आपको यह बोलने में हमें कोई शंका नहीं होगी, 90% तक हमारी जो लक्ष्य है वो हमें मिल चुकी है। हमारे जो देशवासियों की उम्मीदें थी उस पर 90% खरा उतरा है, लेकिन 10% जो नेटवर्किंग टूटने के कारण जो समस्या है उसका भी पता लगाया जा रहा है। इसरो के द्वारा इसका जायजा लिया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये वजह क्या है, क्यों इस तरह की बातें सामने आई है। हालांकि यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिर उसका कनेक्टिविटी टूटने के कारण क्या वो चांद के सतह से टकराया है या क्या वजह है। इन सब का पता लगाने में इसरो पूरी तरह से जुट चुका है। नहीं रहे जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी। 95 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग ने जताया शोक। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जाने माने अधिवक्ता वकील राम जेठमलानी का रविवार सुबह उनके आवास पर निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार रविवार की शाम को लोधी रोड शमशान घाट पर किया गया। वह 95 वर्ष के थे। श्री जेठमलानी मौजूदा समय में राजद के राज्यसभा सांसद थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। श्री जेठमलानी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग ने शोक जताया। अब देख सकते हैं कि काफी दुखद खबर सामने आई है और अब नहीं रहे राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी। काफी अच्छे वकील भी थे और काफी अच्छे नेता भी इन्हें माना जाता था। लोगों के बीच इनका विश्वास जो था अटूट था और लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। वकील की भी भूमिका में ये काफी अच्छे वकील माने जाते थे। साथ ही 95 वर्ष में इनका निधन हो गया और इसकी लहर चारों तरफ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग ने जताया शोक। हिमाचल में भूकंप के झटके, जान माल का नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश में चंबा तथा इसके आसपास रविवार सुबह भूकंप के 2 हल्के झटके महसूस किए गए। अभी तक जान माल की हानि की खबर नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक पहला झटका सुबह 5:30 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र चंबा क्षेत्र ही बताया गया है। भूकंप का दूसरा झटका 8:04 पर महसूस किया गया है, जिसकी रिक्टर पैमाने पर 4.9 तीव्रता आंकी गई। आप देख सकते हैं कि हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2 बार वहां पे भूकंप का झटका आया। हालांकि भूकंप के झटके उतने तेज नहीं थे और आपको बता दें कि चंबा के आसपास के इलाके में भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि जान माल में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। झटके आए तो सही, लेकिन जान माल में अभी तक किसी भी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं आई है। सरकार ने 100 दिनों के दशकों की चुनौतियों को निपटाया मोदी। चुनाव में हार के कांग्रेस बेहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उसकी सरकार ने पिछले 100 दिनों में दशकों पुरानी चुनौतियों का सामना किया है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया है।
श्री मोदी ने यहाँ विजय संकल्प रैली और पन्ना प्रमुख महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश और दुनिया ने देखा है कि भारत अब हर चुनौतियों को चुनौती दे रहा है। अब हम चुनौतियों से सीधे टकराए जाते हैं और हम बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चौतरफा कदम उठाते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के लोग भी अपेक्षाओं को पूरा करने में लग गए हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में किए गए वादे पूरे करने की उनकी सरकार जुट गई। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे विपक्ष पे कटाक्ष किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब भारत और सब देशों से पीछे नहीं है। अब भारत हर चुनौतियां को चुनौतियां देते दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने यह बात भी सबके सामने रखी है, देशवासियों के सामने रखी है कि अब हमारा देश विकास की उन्नति पे चलने लगा है और हमें अब जैसे जैसे हम लोग चलेंगे वैसे वैसे विकास हमारे पास आते चलेगा, क्योंकि अब विकास के क्षेत्र में ही सिर्फ काम होगा। चाहे बात कर ली जाए किसी भी तरह की, अगर भारत में किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की दिक्कत आएगी तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़ा रहेगा। उन्होंने उदाहरण के रूप पे धारा 370 को भी बताया और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले चुनाव में भी अब कश्मीर के लोगों को जिस तरह उनसे वादे किए गए थे उन सब वादों पे सरकार अमल करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आखिर देश में जो दिक्कतें आती थी या जो भी समस्या आएगी उसके लिए हम खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी और देश में जो रोड़ा का काम करेगा, जो पत्थर का काम करेगा, उस रोड़े उस पत्थर को हम हटाने का भी काम करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि 100 दिनों में दशकों की चुनौतियों को निपटाया है मोदी सरकार ने। केंद्र सरकार के विकास रही 100 दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार विकास की ठोस नीति बनाने में असफल रही है और उसने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। श्री गांधी ने तीखा तंज कसते हुए मोदी सरकार पर हमला किया और कहा है कि उनके पहले 100 दिन विकास सहित साबित हुए हैं, इसलिए उसे बधाई। श्रीमती वाड्रा ने शायरी के अंदाज में सरकार से कामकाज का तल टिप्पणी की और कहा कि झूठ प्रचार कर सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार को 100 दिन के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं करने, लोकतंत्र को लगातार बर्बाद करने, आलोचना करने वाले मीडिया को प्रताड़ित करने, कुशल नेतृत्व के अभाव में मंद हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के वास्ते स्पष्ट दिशा में नीतियों को कमी के लिए बधाई। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर सरकार पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ बड़े बातें करती है, जमीनी स्तर पर यह लोग कुछ नहीं करती और जिस तरह से इनकी सरकार काल में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, ये साफ तौर पे तो इसका जो उदाहरण आया है अर्थव्यवस्था को लेकर, ये साफ तौर माफ कीजिएगा, ये साफ तौर पे मोदी सरकार को दर्शाता है कि मोदी सरकार के काम कितने अच्छे हैं। जिस सरकार के रहते अर्थव्यवस्था इतनी गिर सकती है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि मोदी सरकार से बड़ी बातें करती है, जमीनी स्तर पर इनका कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आम लोगों को फुसलाने का, लुभाने का काम करती है, बड़े स्कीम का लोभ देती है और आम लोग इस लोभ में फंस जाते हैं। लेकिन अगर काम की बात आती है तो ये लोग सिर्फ अपनी तरक्की, अपनी बड़ाइयां को गिनाते हैं और कुछ नहीं, और जिस चीज में खामियां पाती है उसे छुपाने की ये लोग पूरी कोशिश करते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आप मान सकते हैं चंद्रयान 2 को। जिस तरह से अर्थव्यवस्था बिगड़ी है भारत की, उस तरह से ही आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 2 को पब्लिसिटी किया जा रहा है। तो साफ तौर पर मोदी सरकार अपने खामियां को छुपाने की कोशिश करती है। अनुच्छेद 371 के साथ नहीं की जाएगी छेड़छाड़, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ अन्य राज्यों के विशेष इलाकों को विशेष प्रावधान मुहैया कराने वाले संविधान के अनुच्छेद 371 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। श्री शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद पूर्वोत्तर के लोग ने दिलों में अनुच्छेद 371 को लेकर भी आशंका उत्पन्न हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने यह दुष्प्रचार करने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 371
को भी निशाना बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद 371 को लेकर किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां के लोगों ने साफ तौर पे, वहां के नेताओं ने कहा कि 370 समाप्त किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इसकी संभावना आती है कि अगर इसके साथ अगर कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा तो तरह तरह की बातें, दुष्प्रचार किया जाएगा। इसी को लेकर अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि 371 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों की पिटाई से एक चोर की मौत, एक घायल। बक्सर जिले में ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में बाबूडेरा गांव में ग्रामीणों की पिटाई से एक चोर की मौत हो गई है तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार की देर रात दो चोर बाबूडेरा गांव में जमुना यादव के मकान से चोरी कर रहे थे। घर वालों को इसकी भनक लग गई, उन्होंने शोर मचाया तो वे सभी लोग, स्थानीय लोग भाग के आ गए, लेकिन घर वाले और गांव के अन्य लोगों ने उनका पीछा किया और खदेड़ कर कुछ दूरी तक उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद देख सकते हैं कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बिहार में दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि बक्सर से भी इस तरह की घटना आई है सामने। एक चोर, माफ कीजिएगा, दो चोर चोरी कर रहे थे बक्सर में, बक्सर थाना क्षेत्र के ही बाबूडेरा गांव में चोरी करते पाए गए। उसी बीच घर वालों को भनक लग गई, उतने में चोर वहां से भागे। स्थानीय लोग और घर के मालिक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, हालांकि थोड़ी दूर बाद वो चोर पकड़ा गया, लेकिन चोरों की पिटाई बुरी तरह से की गई। उसमें से एक चोर मौके पे उसकी मौत हो गई, दूसरे की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि मॉब लिंचिंग का जो घटना है वो दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है। हालांकि ये अधिकार, ये हक किसी को नहीं। अगर कोई सजा के पात्र है, उसे सजा देने के लिए कानून प्रशासन बैठा हुआ है, लेकिन कानून प्रशासन को अपने हाथों में लेने की किसी भी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें राक्षस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यहाँ पे प्रशासन, कानून है, वहां पे आप अपील करें। उस चोर को आप अगर देते तो उसकी जान नहीं जाती। हालांकि इस पे तरह तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए, लेकिन फिर भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमेशा आए दिन बहुत ऐसे जिले हैं वहां से इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है, या पटना ही के आसपास के इलाके की बात कर ली जाए तो इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है। भीड़ तंत्र कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे हावी होते नजर आता है। वैशाली में खूनी संघर्ष, 3 की हुई मौत, 4 लोग जख्मी। पूर्व के विवाद में दोनों तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग। वैशाली के दियारा के सुकमापुर गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया है। इससे 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। मारने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, माफ कीजिएगा, मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। वैशाली जेएनएन घटना की जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव है। आप देख सकते हैं कि खूनों का खेल, खूनी संघर्ष लगातार वैशाली में जारी है और 3 की हुई मौत और 4 लोग अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि और भी मारे जाने वाले की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की घटना जब होती है तो वो काफी दुखद है। समाज में इसका काफी दुष्प्रचार होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लड़ाई के बावजूद फायरिंग, आखिर पिस्तौल से मारे जाने की ये सब घटनाएं सामने आती है तो समाज में कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ता है कि कोई भी इंसान, किसी को भी हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। कानून जबकि बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना सामने आती है। पूर्व के विवाद में दोनों तरफ से फायरिंग की घटना सामने आई। आप देख सकते हैं कि लोग अब खुद को कानून समझ बैठते हैं और खुद कानून के रखवाले बन बैठते हैं और अपनी लड़ाई को अंजाम देने के लिए वो लोग खुद एक तरफ से हथियार का सहारा लेते हैं और वह यह नहीं सोचते कि किसी का परिवार है, किसी की भी पत्नी है, किसी का भी परिवार है, फिर भी ये लोग बिना सोचे समझे इस तरह के घटना को अंजाम देते दिखाई देते हैं और खुद कानून को हाथ में लेकर फायरिंग ये लोग अंधाधुंध करने की कोशिश करते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग जख्मी हैं। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है और भी मरे जाने वाले की संख्या बढ़ भी सकती है। पाक की विकास परियोजनाओं में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी चीन। चीन की योजना पाकिस्तान की विकास परियोजना में $1 अरब का निवेश करने की है। पाकिस्तान ने चीन के राजदूत याओ जिंग से रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय
संबंधों और मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है। इस्लामाबाद ने वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बात करते हुए कहा कि जिंग ने कहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी विकास परियोजनाओं की प्रगति। अब देख सकते हैं कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर भारत का और देशों के साथ रिश्ता काफी मजबूत होते दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के सपोर्टर है, आप देख सकते हैं कि चीन ने यह साबित भी कर दिया है और चीन साफ तौर पे उन्हें 7200 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा है, उन्हें 7200 करोड़ रुपया दे रही है। और साफ तौर पे चीन का कहना है, उसकी जानकारी वहां के राजदूत ने दिया, साफ तौर पे उनका साफ कहना है कि यह हमारे बीच जो संबंध है उसे बढ़िया और विकास के लिए हम इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और भारत को दुश्मन मान बैठा है। हालांकि फेस टू फेस ये लोग बोलने से इनकार करते हैं इस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं चीन ताक में लगा हुआ है कि भारत, क्योंकि उन्हें भारत से खतरा, क्योंकि विकास के क्षेत्र में भारत काफी उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ते चला जा रहा है। भारत एक ऐसे शक्ति बन चुका है जो और भी देशों का सामना हर चीज में कर सकता है। इसको लेकर आप देख सकते हैं इस तरह की भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान को चीन सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।